जय हिंद दोस्तों। अगर आपका भी एसएससी जीडी कांस्टेबल का पेपर 6, 7, 8 या 9 मई को है तो ये एक्सपेक्टेड पेपर 10 आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है दोस्तों। सारे क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछे जा रहे हैं, इसी पैटर्न पर दोस्तों, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद आपको ये आइडिया लग जाएगा कि एग्जामिनर क्वेश्चन किन टॉपिक से पूछ रहा है और कहाँ से ज्यादा पूछ रहा है दोस्तों, ठीक है। तो ये क्लास इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन, चांदी का टका और तांबे का जीतल सिक्के किसने जारी किए थे मेरे भाई, बताइए दोस्तों। और एक क्वेश्चन का जवाब और दें कमेंट बॉक्स में कि आपका एग्जाम किस डेट में है, किस शिफ्ट में है और अभी तक एडमिट कार्ड जारी हुआ या नहीं हुआ, ये आप लोग मुझे कमेंट के थ्रू रेस्पॉन्स करें। फिलहाल आपको यहाँ पे शमशुद्दीन इल्तुतमिश टिक कर लेना है। देखो दोस्तों, एग्जामिनर ने एक क्वेश्चन और पूछा था इल्तुतमिश से रिलेटेड कि तुर्क ए चहलगानी का गठन किसने किया था, वो शमशुद्दीन इल्तुतमिश ही है। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित है। देखो मेरे भाई, संविधान के भाग और संविधान की अनुसूचियां अच्छे से पढ़ लो। कल एक संविधान का भाग 2 पूछा था जो नागरिकता से संबंधित था। फिलहाल यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपको टिक कर लेना है। अब आप मुझे बताइए कमेंट करके कि 10वीं अनुसूची और 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है दोस्तों। कमेंट के माध्यम से रेस्पॉन्स करें। क्वेश्चन नंबर 3, अभिनव बिंद्रा ने किस वर्ष ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप क्या टिक करोगे, ऑप्शन नंबर ए के बी। तो ऑप्शन नंबर बी आपको टिक करना है, 2008। अगला प्रश्न, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो यहां पर मेरे भाई जुपिटर आपको टिक करना है, बृहस्पति। ऑप्शन नंबर ए। देखो सौरमंडल से रिलेटेड कल की क्लास में, कल की शिफ्टों में क्वेश्चन पूछे गए थे। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं। शानदार क्वेश्चन है मेरे भाई, बताइए। तो सही जवाब आ जाएगा ग्रह, ऑप्शन नंबर बी। सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक रिक्वेस्ट करूंगा एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना आज की क्लास का, ठीक है मेरे भाई। टॉपिक्स यही पूछ रहा है दोस्तों, लेकिन एग्जामिनर थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा रहा है मेरे भाई। टॉपिक्स यही है, इसीलिए लास्ट तक बने रहने के लिए आपसे विनती कर रहा हूं दोस्तों, ठीक है। ओणम किस राज्य का एक प्रमुख त्योहार है, बताइए दोस्तों। और आप यहीं पर मुझे ये भी बताइए पोंगल किस राज्य का दोस्तों। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन पूछा है मैंने, तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे रेस्पॉन्स करके बताएं कि पोंगल कहाँ का फेमस है। तो यहाँ पे ओणम आप लोग किस राज्य का त्योहार करोगे मेरे भाई, बताइए। तो केरल आपको टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किस साहित्यकार को उनकी कृति के लिए प्रदान किया गया था। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए कमेंट के माध्यम से। बताएंगे इसका आंसर। देखो सुमित्रानंद पंत इसका आंसर नहीं होगा, ना ही ताराचंद आंसर होगा, ना ही डी वाला ऑप्शन होगा। इसका आंसर बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, जी शंकर कुरूप। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 8 बताइएगा। फिलहाल शानदार है। घड़गौर का त्योहार जिसमें विवाहित महिलाएं भगवान शिव और पार्वती की पूजा करती हैं किस भारतीय राज्य से संबंधित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको क्या टिक करना है मेरे भाई, राजस्थान टिक करना है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार से डेली क्लासेस मिले और पीडीएफ भी मिले तो आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेंगे ताकि हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। राज्य के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है दोस्तों, बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपकी स्क्रीन पर। एक अनुच्छेद में आपसे यहाँ पे जरूर दो क्वेश्चन यहाँ से पूछना चाहूंगा। आप मुझे अनुच्छेद 124 का बताइए और एक और अनुच्छेद बताएंगे यहीं पर आप मुझे 120 के बारे में बताइए। ये 2 आर्टिकल आप मुझे कमेंट के माध्यम से रेस्पॉन्स करेंगे, इन 2 आर्टिकल के क्वेश्चन आंसर। फिलहाल आपको यहाँ पे क्या टिक करना है, आपको टिक करना है मेरे भाई अनुच्छेद 214, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी को टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। अब ये दोस्तों, ये जो क्वेश्चन 10 आपको दिख रहा है, ये आपके कल की शिफ्टों में पूछा था। कल आपको ये क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के संविधान का अनुच्छेद 301 किससे संबंधित है। ये क्वेश्चन मैं पहले ही करवा चुका हूं दोस्तों, ठीक है। तो आप मुझे बताइए, ये संपत्ति के अधिकार से संबंधित है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है संपत्ति के अधिकार को दोस्तों हटा दिया गया था 44वां संविधान संशोधन के तहत और इसको एक लीगल राइट बना दिया गया 301 के तहत। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अखिल भारतीय सेवाएं का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, संघ लोक सेवा आयोग, आप मुझे बताइए संघ लोक सेवा आयोग का संबंध किस अनुच्छेद से है। प्लीज मुझे कमेंट के रिस्पॉन्स से बताइए। देखो मैं लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आपको ओरली बता रहा हूं, आप मुझे बताइए इन्हीं ऑप्शन में से बताइए कि राज्य संघ लोक सेवा आयोग का संबंध किस अनुच्छेद से है, ठीक है। तो ये आप लोग रेस्पॉन्स बताइए कमेंट के माध्यम से। फिलहाल आपको 312 आर्टिकल आपको टिक कर लेना है मेरे भाई, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को किसने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया है। देखो 1857 की क्रांति से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मेरे भाई, ठीक है। एक क्वेश्चन तो ये भी पूछा गया था 1857 की क्रांति में जो बेगम झांसी की रानी थी दोस्तों, उनका मदद किसने की थी, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग बताएंगे वीडी सावरकर, आपको टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था मेरे भाई, बताइए दोस्तों। इन्हीं पैटर्न पर क्वेश्चन लगातार एसएससी पूछ रहा आप लोगों को, ठीक है। तो यहां पर आप टिक करेंगे बख्त खान, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। आप मुझे दोस्तों
इलाहाबाद का नेतृत्व किसने किया था, कोई मुझे बताएगा। इलाहाबाद, इलाहाबाद छोड़ा आप फैजाबाद लिख दो। फैजाबाद का नेतृत्व किसने किया था, कोई मुझे बताएगा कमेंट बॉक्स में। फैजाबाद, इस कमेंट के माध्यम से आप लोग मुझे रेस्पॉन्स करके बताइए कि फैजाबाद का नेतृत्व किसने किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 14। 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में विद्रोह का नेतृत्व करने वाले कुंवर सिंह कहाँ के जमींदार थे। देखो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन घुमाएगा आपको एग्जामिनर, आपसे पूछेगा कि बिहार में जो विद्रोह हुआ था 1857 की क्रांति का, उसका विद्रोह का नेतृत्व किया था कुंवर सिंह ने, लेकिन वो कहाँ के जमींदार थे, ऐसे क्वेश्चन घुमा के पूछेगा। तो जगदीशपुर आपको टिक करना, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, भारत की निम्न में से कौन सी प्रमुख नदियां विभ्रंश घाटी से होकर पश्चिम से होकर बहती हैं और अरब सागर में गिरती है। अरब सागर के में गिरने का मतलब है पूर्व, मतलब कि पूर्व से बहती हैं और पश्चिम की तरफ गिरती हैं दोस्तों। तो वो नदियां आप लोगों को बताना है। कल की शिफ्ट में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था मेरे भाई, कल पूछा गया था कि वो कौन सी नदी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर गिरती है मेरे भाई, ऐसा क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो फिलहाल इस प्रश्न के अकॉर्डिंग नर्मदा और ताप्ती नदी अरब सागर में गिरती है मेरे भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। मैं आपको वैसे ही प्रैक्टिस करवा रहा हूं दोस्तों, जैसा एग्जाम में पूछा जा रहा है उन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रहा हूं दोस्तों। ठीक है, ऐसा पेपर में आ सकते हैं सारे क्वेश्चन इसी प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 16 बताएंगे आप लोग, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, अब आपको जो पूछ रहोगे गुरु इतना इजी क्वेश्चन, बिल्कुल इतना इजी पूछा गया है दोस्तों क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको गोदावरी नदी टिक करना है। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है मेरे भाई, कोई है जो कमेंट करके बता सकता है। चलिए फिलहाल अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सत्रिया नृत्य शैली जो उत्तर पूर्व भारत के वैष्णव मठों से संबंधित है, मुख्य रूप से किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य, ऐसे घुमाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो दोस्तों, ये जो सत्रिय नृत्य दोस्तों वैष्णव मठ से संबंधित है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये आपको असम से संबंधित पूछा है दोस्तों। कल आपको मणिपुर से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था शास्त्रीय नृत्य में दोस्तों। ठीक है, कल की पेपर में। तो ये सारे क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ ऑलरेडी। यक्षगान, ये क्वेश्चन तो न जाने कितनी बार मैंने करवाया और ये आपको पूछा जा रहा है क्वेश्चन अभी तक। किस राज्य का प्रमुख पारंपरिक नाट्य है दोस्तों, बताइए। तो सभी ने टिक कर लिया होगा, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक। अगला प्रश्न, भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है। दोस्तों कल मिट्टियों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है कि किस भाग में सबसे ज्यादा मिट्टी पाई जाती है दोस्तों, इस टाइप का कल की शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा है। फिलहाल आपको यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी टिक करना है, एलुवियल सोइल, इंग्लिश में कहे तो एलुवियल सोइल आपको टिक कर लेना है। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तर भारत में इस प्रकार की ज्यादा मिट्टी पाई जाती है। कपास की खेती के लिए एक सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है मेरे भाई, बताइए। देखो वहां पर मैंने अदर नाम भी लिखा है, काली मिट्टी, और काली मिट्टी की जगह दोस्तों आपको रेगुर मिट्टी भी दिया जा सकता है, तो आप दोनों नाम याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहां से है दोस्तों, बताइए। चलिए बताइए दोस्तों, और सिंधु की दोस्तों वो 5 सहायक नदियों के नाम बताइए। सिंधु की सहायक नदियों के नाम बताइए, सिंधु की सहायक नदियों के नाम बताइए। कमेंट बॉक्स में किस किस की जीके तगड़ी है यहां से पता चलेगा। सहायक नदियों के नाम आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से रेस्पॉन्स करेंगे जल्दी से। बताइए दोस्तों, ये सिंधु की सहायक नदियां आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए। फिलहाल आपको मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में। ठीक है, कल की शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, एक नदी थी, कोई नदी के बारे में पूछा था दोस्तों। ठीक है, मानसरोवर झील से रिलेटेड कल की पेपर में। पहला फुटबॉल विश्व कप शुरू कब हुआ था मेरे भाई, बताइए। पहला फुटबॉल विश्व कप कब शुरू हुआ था, तो आप ये कहोगे गुरुजी इसकी शुरुआत 1930 में हुई थी। कब हुई थी, 1930 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में कब भाग लिया था। ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट है, बताएंगे। तो भारत ने सन 1900 में आपको टिक करना है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 24। भारत के किस राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता सबसे कम है। महिला साक्षरता दर सबसे कम है, दर नहीं पूछा, स्टेट पूछा है, किसमें महिला साक्षरता दर कम है। ठीक है, तो यहां पे आपको बिहार स्टेट टिक करना है मेरे भाई। क्या टिक करना है, बिहार, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है। देखो आपसे भाग वाले क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अब मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं दोस्तों, बताइएगा। भाग आपको देखो चारों के नाम लिखने हैं, भाग 1 में क्या है, प्लीज कमेंट के माध्यम से बताएं। भाग 1 में क्या है आप मुझे बताएंगे, भाग 2 में क्या है कमेंट करके आप मुझे बताएंगे, भाग 3 में क्या है, भाग 3 में क्या है, और यहीं पर आप मुझे लगे हाथ ये भी बता दीजिए भाग 4 में क्या है। ज्यादातर यही पूछता है दोस्तों। ठीक है, तो एक बार जल्दी से इनके आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से रेस्पॉन्स करते हैं, सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है। फिलहाल आपको मौलिक अधिकार पूछा भाग 3 में, ये तो आपको आंसर मिल ही गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बी वाला ऑप्शन टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस भाग में दी गई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब एग्जामिनर आपसे और क्या पूछेगा इससे रिलेटेड मैं आपको यहीं पर क्लियर कर देता हूं। आपसे एग्जामिनर पूछेगा इसका अनुच्छेद, इसका अनुच्छेद आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, 368। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा कि हमने संविधान संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से बोरो की है। प्लीज मुझे कमेंट के माध्यम से रेस्पॉन्स करें। तो ये भाग 20, जिसको ये रोमन नंबर पता नहीं हो दोस्तों अच्छे से पढ़ लेना, कंफ्यूज मत हो जाना, ये भाग 20 है। अगला प्रश्न,
थाल के आकार का खाल से मड़ा हुआ वाद्य यंत्र कौन सा है जो हरियाणा में प्रसिद्ध है दोस्तों? देखो कल आई थिंक भांगड़ा में पूछा था कि कौन सी नृत्य शैली इसमें लय है, ऐसा कुछ क्वेश्चन कल पूछा गया था शायद, है ना? तो ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फिलहाल यहाँ पे आपको डफ टिक करना है दोस्तों। क्या टिक करना है? कौन सा वाद्य यंत्र है? डफ वाद्य यंत्र है जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। इसको पढ़ने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन यहीं पर पूछ लेता हूँ। गिद्दा कहाँ का फेमस नृत्य है? गिद्दा नृत्य कहाँ का फेमस है और किसके द्वारा किया जाता है? गिद्दा नृत्य कहाँ का फेमस है और किसके द्वारा किया जाता है? ये आप मुझे कमेंट के माध्यम से रेस्पॉन्स करें। क्वेश्चन 28 का आंसर दीजिए। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको किया गया है दोस्तों, किया गया है। तो कुमार मंगलम बिरला आपको टिक करना है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। फिलहाल अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है, ये आ चुका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 बताइए। 2025 फाइड वर्ल्ड रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में पुरुषों का खिताब किसने जीता है? चलिए बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आंसर आएगा मैग्नस कार्लसन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। भाई चीजें क्लियर हो रही? देखो अब उससे पहले ये क्वेश्चन अल्टीमेट है। देखो डिस्काउंट वाले चैप्टर में से इस प्रकार का एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, भाई ध्यान रखना। एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और उस पर 10% का बट्टा देता है, यानी छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास तीन चीजें होती हैं, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और एमआरपी। तो उसने कहा है लागत मूल्य से वो कितने 20% अधिक अंकित कर रहा है। भाई कोई सामान 100 रुपये का था, अब 20% अधिक अंकित कर रहा है, यानी 120 पर कर रहा है अंकित, ठीक है। फिर वो कह रहा है बट्टा दे रहा 10% का। अब आप मुझे बताइए बट्टा किस पे निकालते हैं अपन? आप कोई गुरुजी बट्टा तो हम अंकित मूल्य पर निकालते हैं, 10% पर दे रहा है यानी 90 पर बेच रहा है सामान को। तो यहाँ पे 108 रुपये सामने सामने दिख रहा है, 12 में 108 रुपये होता है, ठीक है। तो उसकी सेलिंग प्राइस आ चुकी है 108 रुपये। क्वेश्चन क्या कह रहा है? उसका लाभ प्रतिशत, तो आपको साफ साफ दिख रहा है उसको 8% का लाभ हो रहा है। भाई 100 रुपये का सामान था, 108 में बेच रहा है, तो 8% का इसको क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है मेरे भाई, ठीक है। मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुका है। अगर मेरे भाई चीज़ें क्लियर है तो ये बटन एक बार जल्दी से दबा दें, सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, ये बटन एक बार जल्दी से दबा दो। आपको पूछा है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, इसमें आपको शुद्ध वर्तनी का चयन करना है मेरे भाई। तो इसमें अगर अपन ध्यान से देखें तो कुमुदनी, ये वाला सही है, सी वाला बिल्कुल परफेक्ट है, कुमुदनी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रत्यक्ष का विलोम शब्द बताइए। इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। विलोम शब्द के कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछ रहा है लेकिन इजी पूछ रहा है, कोई टफ नहीं पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या टिक करना है? परोक्ष टिक करना है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, यदि कोई व्यक्ति पुलिस हिरासत में है तो उसे चुप रहने के अधिकार का प्रयोग कैसे करना चाहिए? क्या उसे बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए? भाई बोलना चाहिए। केवल वकील के पास सामने बोलना चाहिए? बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए भाई, गलत भाई, बोलना नहीं चाहिए। इसमें ऑप्शन को आपको पूछा है किसका कैसे प्रयोग करना चाहिए, तो केवल वकील के सामने बोलना चाहिए मेरे भाई, ठीक है। जो भी ठीक है, तो यहाँ पे आपको बी वाला ऑप्शन टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखो, पुलिस सेवा से प्रशासन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जाइलम उत्तक का मुख्य कार्य क्या है? उत्तक अच्छे से पढ़ लेना, कोशिका अच्छे से पढ़ लेना। जाइलम उत्तक का मुख्य कार्य आपसे पूछा है, तो इसका जो मेन वर्क होता है मेरे भाई, पानी और खनिजों को परिवहन करना, पानी और खनिजों का परिवहन करना, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेंगे, पौधों में वृद्धि के लिए उत्तरदायी उत्तक कौन सा है? पौधों में वृद्धि के लिए उत्तरदायी उत्तक कौन सा है, बताइए आप लोग। तो यहां पर आपको विभाज्योत्तक टिक करना है, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, भील विद्रोह मुख्यतः किस क्षेत्र में हुआ था? बताइए दोस्तों सभी स्टूडेंट। देखो पाइका विद्रोह कहां पर हुआ था, कोई मुझे कमेंट करके बताएगा? देखते हैं आपकी जीके में कितना दम है। पाइका विद्रोह, चलिए बताइए। देखो जो भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं इसमें आपका ही फायदा है दोस्तों, ठीक है। तो पाइका विद्रोह बताइए मुझे कहां पर हुआ था। यहीं पर मुझे संथाल विद्रोह भी बताइएगा, किस एरिया में होता, संथाल विद्रोह किस एरिया में हुआ था। आप ये कमेंट के माध्यम से मुझे रेस्पॉन्स करिएगा इनके आंसर। फिलहाल आपको दोस्तों भील विद्रोह पूछा तो खानदेश में हुआ था, और ये कहाँ कहाँ पड़ता है दोस्तों? महाराष्ट्र और गुजरात की तरह, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपको टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन, कौन सा दर्रा भारत चीन सीमा पर स्थित है जो 3930 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, एक महत्वपूर्ण सीमा चौकी है? ऐसे घुमा के क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जामिनर, ठीक है। तो यहां पे आपको टिक करना है मेरे भाई, शिप किला दर्रा। थाल घाट और पाल घाट और भोर घाट, ये दर्रे कहां पे हैं? आप मुझे कमेंट के माध्यम से रेस्पॉन्स करिए, कहां पर है ये? थाल घाट, पाल घाट और भोर घाट, ये कहां पर हैं दर्रे? प्लीज कमेंट के माध्यम से रेस्पॉन्स करें। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में डाटा कहां पर स्टोर होता है? अब आप पूछ रहे हो गुरु कंप्यूटर के कहां थे आगे? भाई कंप्यूटर के भी क्वेश्चन पूछा है, एक आध क्वेश्चन, दो एक क्वेश्चन पूछ रहा है हर शिफ्ट में, एक क्वेश्चन तो मिनिमम मिल ही रहा है कंप्यूटर में। तो और कंप्यूटर में कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा है जो मैं आपके सामने लेके आया हूँ, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, तो ये मेमोरी में स्टोर होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39 का जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। हार्डवेयर क्या है मेरे भाई?
डेटा, प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर या भौतिक भाग? ये एक भौतिक भाग है जिसको हम छू सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, हिमालय का शाब्दिक अर्थ क्या है? देखो हिमालय से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। क्या ये बर्फ का देश है? क्या ये बर्फ का घर? हाँ, ये बर्फ का घर बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर भी आपको बी वाला ऑप्शन टिक करना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बौद्ध धर्म में चैत्य का अर्थ क्या है मेरे भाई? बताइए दोस्तों। मैं डेली इसी टाइम पर ये क्लास लेके आता हूँ 7 बजे, और डेली में आपको दोस्तों रिवीजन के माध्यम से बहुत सारे क्वेश्चन का रिवीजन करा के जाता हूँ जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उन्हीं शिफ्टों पर आधारित, ठीक है। तो टाइम यही रहता है डेली क्लास का। तो ये जो चैत्य है ना दोस्तों, ये एक पूजा स्थल है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल आपको टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बता दीजिए दोस्तों, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है भाई। देखो ऐसे क्वेश्चन पूछा है क्या मैंने, इसीलिए रखा आपके सामने। आप सोचो इतना इजी क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों। अब यहीं पर मुझे बताइए कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरबन का डेल्टा, कौन दो नदियां मिलकर बनाती हैं? कौन सी हैं वो नदियां जो मिलकर बनाती हैं? आप मुझे कमेंट के माध्यम से रेस्पॉन्स कर सकते हैं। राज्यसभा का पदेन सभा अध्यक्ष कौन होता है? मेरे भाई एग्जामिनर पूछेगा आपको, ठीक है। तो आप इसका आंसर क्या करोगे गुरुजी? इसका जो पदेन सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, और वो भी अनुच्छेद पूछेगा आपसे। आपसे एग्जामिनर पूछेगा मुझे आप अनुच्छेद भी बताइए। तो आर्टिकल 64 आपको याद कर लेना है मेरे भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 44 का जवाब दीजिएगा। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है भाई? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? तो बिल्कुल CPU, ठीक है, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत रत्न पाने वाले पहले संगीतकार कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए कौन आंसर देगा इसका सबसे पहले? लता मंगेशकर नहीं थे, ये आंसर आएगा MS सुब्बुलक्ष्मी। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, नृत्य की रानी। अब देखो क्वेश्चन ऐसे एग्जामिनर घुमाएगा, ध्यान से सुनना। नृत्य की रानी मानी जाने वाली वो कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली है जिसे भगवान विष्णु के स्त्री अवतार से जोड़कर देखा जाता है? मेरे भाई ऐसे घुमाता है एग्जाम क्वेश्चन। मतलब मैं जो टॉपिक कर रहा हूँ टॉपिक वही है, लेकिन एग्जामिनर का पूछने का तरीका थोड़ा सा चेंज है ताकि स्टूडेंट कंफ्यूज हो। लेकिन आपको इस जाल में नहीं फंसना है। यहाँ पे मोहिनी अट्टम टिक करना है। देखो मोहिनी अट्टम आपको ध्यान रखना है केरल की है, और दोस्तों कथकली भी केरल की है। तो केरल के दो क्लासिकल डांस है, मोहिनी अट्टम और कथकली। बाकी कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, ठीक है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखो, आप मुझे बताइए इन चारों में से वो कौन सा ऑप्शन है जिसे दोस्तों सदीर सदीर अट्टम भी कहा जाता है? सदीर अट्टम भी कहा जाता है, सदीर अट्टम नृत्य भी कहा जाता है। बताइए वो कौन सा है इन चारों ऑप्शन में से? आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं दोस्तों, ठीक है। फिलहाल बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। 47, उस मौर्य शासक की पहचान करें जिसने कलिंग युद्ध के बाद धम्म की नीति अपनाई थी लेकिन वो बिंदुसार का पुत्र था। ऐसे पूछ रहा है क्वेश्चन, ध्यान रखना। देखो एक ही क्वेश्चन में आपको पता चल गया कि कलिंग युद्ध और धम्म की नीति और वो बिंदुसार का पुत्र है। मतलब 3 क्वेश्चन पता चल रहे हैं और तीनों का जवाब एक ही है, अशोक। सम्राट अशोक, ये वो युद्ध था जिसने अशोक के जीवन को ही बदल के रख दिया मेरे भाई, है ना। भैरी घोष की नीति की जगह इन्होंने धम्म की नीति अपनाई थी, शांति स्वभाव की। और भैरी घोष की नीति कैसी थी? मारकाट की नीति थी, ठीक है। तो बी ऑप्शन टिक करना है। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? शानदार प्रश्न है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? अब आप मुझे बताएंगे यहीं पर पन्नालाल घोष, पन्नालाल घोष का संबंध किससे है? यहीं पर एक क्वेश्चन और पूछूंगा आपसे, प्लीज कमेंट के माध्यम से बताएं पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। और यहीं पे आप यहाँ पे आप मुझे बताइएगा अल्लाह रखा खां। देखो बड़े ही फेमस क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जो SSC बार बार पूछता है। अल्लाह रखा खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से? देखो 2 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे, इनके आंसर आप मुझे कमेंट के माध्यम से रेस्पॉन्स करें। फिलहाल इस क्वेश्चन का अगर हम आंसर देखेंगे तो यहाँ पे बांसुरी आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। और आप मुझे चाहें तो बता सकते हैं बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये क्या हो गया? चलो अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 बताइएगा, किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है क्योंकि इसका आकार और द्रव्यमान लगभग पृथ्वी जैसा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 स्टार लगा लो, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे आपको शुक्र ग्रह टिक कर लेना। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। क्लास का अंतिम प्रश्न है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है जो अब एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है? बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में। अब मैं आपसे यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछ लूँ, 2 क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। पहला क्वेश्चन मेरा ये है, आप मुझे बताइए कुमाऊं हिमालय किन 2 नदियों के बीच के क्षेत्र को कहा जाता है? कुमाऊं हिमालय किन 2 नदियों के क्षेत्र के बीच के क्षेत्र को कहा जाता है? कोई मुझे कमेंट करके बता सकता है? देखते हैं आपकी जीके में कितना दम है। क्वेश्चन नंबर 2 एक इसी टाइप का पूछूंगा दोस्तों। एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ,
नेपाल हिमालय, असम कह लो या नेपाल हिमालय, किन दो नदियों के बीच के क्षेत्र को कहा जाता है? नेपाल हिमालय। आप मुझे कमेंट के माध्यम से रेस्पॉन्स करें इन क्वेश्चन के आंसर, ठीक है। फिलहाल आपको इस प्रश्न का आंसर पूछा तो आप टिक करोगे अरावली पर्वतमाला। अब आपसे एग्जामिनर क्या पूछेगा, इसकी सबसे ऊंची चोटी बता दो, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी रहेगी मेरे भाई गुरु शिखर। आपसे एग्जामिनर पूछेगा, ध्यान रखना, गुरु शिखर पूछेगा जरूर शायद तक, ठीक है, ध्यान रखना गुरु शिखर। इसकी लंबाई भी पूछ सकता है, ऊंचाई, ठीक है, 1722 मीटर ऊंची है मेरे भाई, 1722 मीटर ये चोटी क्या है, ऊंची है। और इन दो प्रश्न का आंसर तो आपको कमेंट बॉक्स में करना है मेरे भाई, ठीक है। फिलहाल आज का सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं। बताइए कैसा रहा आप लोग का रिवीजन, कितना आपने क्वेश्चन किया, कितना आपसे बना, प्लीज़ कमेंट के माध्यम से रेस्पॉन्स करें, ठीक है। अगर आप चाहते हैं इसी प्रकार से क्लास डेली चले, ठीक है, और पीडीएफ भी मिलती रहे, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो, ताकि आने वाले हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे मेरे भाई। अगर चीज़ें क्लियर हुई तो ये वाला बटन दबा दो, एक आप सभी से रिक्वेस्ट है लाइक वाला बटन दबा दो, एक वीडियो को लाइक कर लो, ठीक है, शेयर भी करते लो आप लोग, उन स्टूडेंट तक तो पहुंचा दो इस वीडियो को जिनका आगामी डेट्स में पेपर है। देखो पेपर पैटर्न एग्जामिनर इसी प्रकार से दे रहा है दोस्तों, हिंदी के कुछ टफ क्वेश्चन पूछ रहा है और थोड़ा पैटर्न भी बदल गया हिंदी का दोस्तों पूछने का, ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा सा घुमा रहा है। टॉपिक यही है, पूछने का तरीका इसी प्रकार से और इसी प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं। आप दोस्तों आपके लिए मैंने, अगर आप चाहते हैं मुझे और भी क्वेश्चन देखना, तो आपके लिए मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई है इसी चैनल पर दोस्तों। आपको मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई है, आप उस प्लेलिस्ट के माध्यम से अपना रिवीजन कर सकते हैं जिनका भी पेपर आगामी डेट्स में इसी चैनल पर अपलोड है। एसएससी जीडी एनालिसिस 2026 ये पीडीएफ प्लेलिस्ट का नाम है, ठीक है मेरे भाई। और इन क्लास में किसी भी क्वेश्चन से कोई डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से क्लियर कर सकते हैं अपने डाउट को, ठीक है मेरे भाई। और कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और ये जरूर बताना कि आपका एडमिट कार्ड जारी हुआ या नहीं हुआ, आपका एग्जाम किस डेट में है, किस शिफ्ट में है, तो ये चीज़ आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। फिलहाल मिलेंगे दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए मेरे भाई जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।